हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर 4 है, प्रथम कृषक एवं पशुपालक, उसका जो पार्ट 2 है उसको पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो लेक्चर है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला जा चुका है। अगर पहला लेक्चर नहीं देखे तो उसको पहले जा कर के देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। तो पहला वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। हिस्ट्री का क्लास 6 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जितने भी वीडियोज हैं हिस्ट्री के वो सब एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। तो आइए, ये जो प्रथम कृषक एवं पशुपालक है, इसका जहाँ से हमने पढ़ना ख़त्म किया था वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से मानव ने जानवर पालना शुरू किया, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। तो क्या करा है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि मानव एक साथ रहना शुरू किया, फसलों का उत्पादन करना शुरू किया, फसलों को उपजाना शुरू किया। और क्यों किया, पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि मानव ने फसलों का उत्पादन करना क्यों शुरू किया, क्या आवश्यकता पड़ी। कि पहले तो वो लोग फसल नहीं उपजाते थे, लेकिन क्या ऐसी कौन सी घटनाएं हो गई जिसके कारण मानव को फसल उपजाना पड़ा। और साथ ही साथ जब इन लोगों ने फसल उपजाना शुरू किया तो फसलों को तैयार होने में टाइम लगता था, इसलिए उन्होंने एक जगह पे झोपड़ी बना करके रहना शुरू किया। इस तरीके से एक आरंभिक गांव की शुरुआत होती है। उसके बाद मानव ने जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया। और मानव ने जानवर को पालतू क्यों बनाया, इसको जानते हैं। तो क्या करा कि जिस समय खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। यानी कि जब ये लोग पशुओं को क्या कर रहे थे, खेती करना शुरू किए, उसी समय मानव ने पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझते हैं। तो क्या करा कि पशु पालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं ने ही पहले किया था। शुरू में जब ये लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्होंने पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते थे। उन्होंने उसे वे पकड़ कर अपने रहने के ठिकाने पर लाते होंगे ताकि बड़े होने पर उससे ज़्यादा मांस प्राप्त हो सके। अब इस तरह से आरंभिक मानव भेड़ों, बकरियों और नन्हे मेमनों को एवं उनके बछड़ों को या बाछियों को अपने पास बांध कर रखने लगे होंगे। और धीरे धीरे उन्होंने उन जानवरों की उपयोगिता यानी कि ये कितने उपयोगी हैं ये समझ में आया होगा उनको। और साथ ही साथ अब क्या करा है कि उन्हें यह लगा होगा कि जानवरों को मारकर खा लेने की बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत सारे नए फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा। जैसे पशुओं को पालतू बनाया जाए जिनके लिए, यानी कि ऐसे पशुओं को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, साथ ही साथ वह हिंसक न हो तथा नुकसान न पहुँचाए। उन्हें अपने साथ इधर उधर ले जाया जा सके, साथ ही शिकार खोजने एवं ढूंढने में उनसे मदद भी मिले। यही सब बातें सोच करके उन्होंने सबसे पहले किसको पालतू बनाया, कुत्ते को पालतू बनाया। क्योंकि कुत्ते के लिए क्या है, भोजन आसानी से मिल सकता था। जो वो लोग जितने भी जानवरों का शिकार करते थे उससे बचा हुआ जो भी मांस होता था वो लोग कुत्तों को देते थे। तो इस तरीके से उसको कुत्ते को भोजन भी मिल जाता था। साथ ही साथ शिकार करने में या फिर रखवाली करने में भी क्या है, कुत्ते बहुत ही समझदार होते थे। इसलिए वो लोग सबसे पहले किस जानवर को पालना शुरू किया, तो सबसे पहले किस जानवर को उन लोगों ने पालतू बनाया, तो उन लोगों ने कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया। उसके बाद फिर सूअर हो गया, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को उन लोगों ने पालना शुरू किया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। अब जब अर्ली मानव यानी कि जो प्रारंभिक जो मनुष्य थे, उन लोगों ने, आदि मानव ने सबसे पहले जब इन लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया तो उनको बहुत सारे लाभ दिखने लगे। जैसे पशु से उन्हें कई खाने की चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे कि उसके ताकत का प्रयोग उन्हें धीरे धीरे खेती के काम में भी करने लगे। साथ ही साथ जैसे बैल हो गया, सांड हो गया, इन सब का वो लोग खेतों की जुताई करने में भी उन लोगों ने क्या किया, शुरुआत किया। इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वस्तुओं को ले जाने में काफ़ी सहायता मिला। यानी कि कोई सामान ले जाना होता था तो वो लोग पशुओं के पीठ पे लाद देते थे और एक जगह से दूसरी जगह लेकर के चले जाते थे। इस तरीके से उनको क्या हुआ, आसानी महसूस हुई। पशुओं से उसे जीवित मांस भी मिला जिसका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। अब मान लीजिए जब ये लोग पशुओं को पालतू बनाते थे तो जब भी इनको मांस की आवश्यकता होती थी तब, यानी कि जो भी पशु पालतू हैं तो उनको जब चाहे तब मांस प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जो जंगली जानवर है, तो मान लीजिए कोई ठीक तो नहीं था,
कि आज गए अगर शिकार पे गए तो कल आज मिल ही जाएगा, नहीं भी मिल सकता था। और लेकिन जो जो जानवर पालतू हैं उनको तो जब चाहे तब उनसे मांस प्राप्त कर सकते थे। तो ये सुविधाएं उन लोगों को दिखाई दी, जिसके कारण आदि मानव ने क्या करना शुरू किया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। अब क्या करा है कि नवपाषाण युग बदलावों का काल, यानी कि हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर था उसमें मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा था डिटेल से, और इस चैप्टर में हम लोग नवपाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से बदलाव आए थे। तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं क्या कि जो पाषाण काल है वो तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर में नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे। तो क्या है कि नव पाषाण युग मानव जीवन के विकास का वह समय है जिसमें मानव पहली बार क्या गए, शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस काल में, यानी कि किस पाषाण काल में मानव पशुपालक से खाद्य संग्राहक, शिकारी और खाद्य संग्राहक से पशुपालक और कृषक बना। तो नव पाषाण काल में ये जितने भी बदलाव है वो किस काल में आए, तो नव पाषाण काल में आए। क्या कि मनुष्य जो है वो संग्रहकर्ता से क्या बना, पशुपालक और खाद्य उत्पादक बन गया। इस काल में आरंभिक गांव बसने लगे और सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इस समय के लोग भी पत्थर के औजार का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मजबूत और सब पहले से ज़्यादा धारदार एवं चमकदार थे। यानी कि उन लोगों के औजार बनाने की जो कला थी, उन लोगों की जो औजार बनाने का जो कौशल था, उनमें भी सुधार आया है। यानी कि धीरे धीरे वो लोग औजार बनाने की प्रक्रिया में भी क्या होते गए, निपुण होते गए। यानी कि और भी अच्छे तरीके के, अच्छे क्वालिटी के औजार बनाना उन लोगों ने सीखना, मतलब उनमें औजार बनाने की जो क्षमता थी वो ज़्यादा विकसित हुई। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जब हिस्टोरियंस थे, जो पुरातत्वविद थे, जब उन लोगों ने खुदाई की तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, तो भारत का पश्चिमोत्तर भाग जो कि पाकिस्तान या फिर जम्मू कश्मीर और गुजरात वाला जो एरिया है, वहाँ से नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र में भी नवपाषाण कालीन के क्षेत्र जो है वो नवपाषाण कालीन है। यानी कि दिए गए मानचित्र में वे सभी स्थल दिखाए गए हैं। नीचे की तालिका में यह आप जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियां मिली है जो नवपाषाण युगीन है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी वस्तु मिली है और कहाँ से मिली है। तो जौ, गेहूं, भेड़, बकरी का जो अवशेष है वो कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ आज कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो पाकिस्तान है वो पहले भारत ही था, भारत का हिस्सा था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था। तो वो पाकिस्तान में एक दूसरा देश बन गया, नहीं तो उससे पहले वो क्या था, भारत ही था। तो क्या करें यहाँ पे कि गेहूं और जौ का अवशेष कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चावल, जानवर की हड्डियाँ, ये कहाँ पे मिला है, तो कोल्डीवा, और कोल्डीवा है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में है। चावल, जानवर के खुर के निशान ये कहाँ पे मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी ये कहाँ पे, बुरजोहम में मिला है। और बुरजोहम है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, कश्मीर में है। गेहूं, चना और जौ ये कहाँ पे मिला है, चिरांद कहाँ पे है, बिहार में, बिहार के छपरा में है। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर ये सब कहाँ मिला है, पयमपल्ली, और वो है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ये जो टेबल है ना, ये आपको याद रखना है कि कौन सा चीज़, वस्तु किस जगह पे मिला है और कौन सा जगह कहाँ पे है। जैसे चिरांद बोल दिया तो चिरांद कहाँ पे है, छपरा में है, बिहार में है। बुरजोहम बोल दिया तो ये जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ कहाँ पे, पाकिस्तान में। कोल्डीवा अगर बोले तो वो उत्तर प्रदेश। और कोल्डीवा से क्या मिला है, चावल, जानवर की हड्डी मिली है। गेहूं, जौ और भेड़, बकरी कहाँ से मिला है, मेहरगढ़, पाकिस्तान से मिला है। ठीक है ना। तो ये जो टेबल है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेहरगढ़, अब मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि ये है क्या। तो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां सबसे पहले गेहूं, जौ उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि गेहूं और जौ का जो फसलों का उत्पादन है वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ है कहाँ पे, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ पुरातत्वविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए। यानी कि अब देखो, ये 7 स्तर कहने का मतलब क्या हुआ, तो जो पुरातत्वविद है ना वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। अब खुदाई किस चीज़ की करेंगे, ज़मीन की खुदाई करेंगे। तो जैसे देखिए, पाकिस्तान में जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था ना, जैसे कि हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में
पढ़ेंगे आगे। तो क्या करा है कि ये जो नेक्स्ट अगला या इससे अगला चैप्टर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो देखो हुआ क्या था, आज से 1919 से, यानी कि 1919 से पहले किसी को नहीं पता था कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, मोहनजोदारो क्या है, मेहरगढ़ क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि वहाँ पे पहले भी लोग रहा करते थे, इसका कुछ अवशेष नहीं मिला था, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में हुआ क्या था ना कि वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, ठीक है। तो जो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो उसके लिए क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए ना, यानी कि कोई भी समतल जमीन है तो उससे ऊपर रेलवे लाइन क्या बिछाया जाता है, ऊपर ऊपर बिछाया जाता है, यानी कि इसकी कुछ ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती थी। तो वहाँ का जो इंजीनियर था ना वो क्या किया कि बगल से मिट्टी खोद खोद करके और इस पे डाल रहा था। तो जब यहाँ पे खुदाई हुई तो बहुत सारे ईंट मिले और बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलने लगी। तब बाद में हिस्टोरियंस को बताया गया, यानी कि जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी कि जो पुरातत्वविद थे जो खुदाई करते थे, उनको बुलाया गया और बताया गया कि देखिए ये कितना पुराना है। तो बाद में जब वो सारी चीज़ों को जब अध्ययन किया गया, उसकी जांच की गई, तो पता चला कि ये तो बहुत पुराना है, आज से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुरानी चीज़ें हैं ये। तो बाद में धीरे धीरे हिस्टोरियंस ने क्या किया कि उसको अच्छे तरीके से खोदना शुरू किया और उसको लेयर में खोदा, यानी कि एक लेयर खोदे, उसके बाद दूसरा लेयर खोदा, यानी कि फर्स्ट परत हटाया धरती का, उसमें कुछ सामान मिला, फिर दूसरा परत हटाया, फिर उसमें कुछ सामान मिला, फिर तीसरा परत हटाया, उस तरीके से, यानी कि परत दर परत जब खुदाई की जाने लगी तो बहुत सारे सामान मिले। तो इसी तरीके से जब मेहरगढ़ में खुदाई हुई तो वहाँ पे 7 स्तर प्राप्त हुए, यानी कि 7 परत धरती का प्राप्त हुआ। और पहला 3 स्तर जो था ना वो नवपाषाण काल का था, यानी कि पहला जो 3 स्तर था वो किस चीज़ का था, नवपाषाण काल। उसके बाद कौन सा निचला स्तर मिला होगा, मध्यपाषाण काल। और सबसे नीचे वाला क्या मिला होगा, पूर्वपाषाण काल का। तो क्या करें कि यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं के भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिले, यानी कि हड्डी मिला होगा या फिर कुछ अनाज मिला होगा। इससे हिस्टोरियंस ने हमें बताया, पुरातत्वविदों ने बताया कि यहाँ पे क्या होता था, खेती बाड़ी होती थी, लोग पशु का पालन करते थे। यहाँ से आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। जब और अंदर खोदी गई तो उससे क्या है कि ये छोटे मोटे घर के भी अवशेष मिलने शुरू हो गए। तो इससे ये अनुमान लगाया। और साथ ही साथ यहाँ पे और क्या मिला है, तो मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, यानी कि मृतक को ये लोग क्या करते थे, दफनाते थे, उनके साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या करें कि स्तर खुदाई में किसी पुरास्थल से कई स्तरों के मिलने का तात्पर्य है कि वहाँ एक एक कर कई संस्कृतियाँ उदित हुई और उसके साथ समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का उदय हुआ। अब ये संस्कृति का मतलब क्या होता है, सभ्यता और संस्कृति। तो संस्कृति का मतलब होता है कि जहाँ पे लोग रहते हैं तो उनके बीच में आपसी संबंध होता है, आपसी वो लोग मिल करके कुछ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे फेस्टिवल हो गया, इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और उनका रहन सहन खान पान ये सब क्या कहलाता है, उनके संस्कृति का हिस्सा कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते होंगे तो उनका रहने का एक खास तरीका होता होगा, एक खास तरीके का पहनावा रहता होगा, एक खास तरीके को लोग भोजन करते होंगे, एक खास तरीके से उन लोगों के बीच में आपस का एक रिश्ता रहता होगा, जितने भी फेस्टिवल्स है वो लोग सेलिब्रेट करते होंगे। तो इन सभी चीज़ों को एक कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि अब पढ़ना है हमें किस चीज़ के बारे में, चिरांद के बारे में। और ये चिरांद है कहाँ पे, तो ये चिरांद जो है ना एक जगह है। चिरांद क्या है, एक जगह है जो कि कहाँ पे, बिहार में है। और बिहार के कहाँ पे है, छपरा जिला में है। कहाँ पे है, छपरा जिला में। तो क्या करें कि यह पूरा स्थल बिहार के छपरा जिला में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं, यानी कि हमने बताया ना कि जब पृथ्वी की खुदाई की गई, स्टार्टिंग से उसके लेयर को खोदा गया तो 3 स्तर मिले हैं। और यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सींग के से बने औजार मिले हैं। हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि वो जो आदि मानव थे वो लोग हड्डियों का भी या फिर जो जानवर के नुकीले सींग होते थे उसके वो लोग क्या बनाते थे, औजार बनाते थे। यहाँ के घर गोल होते थे, यानी कि चिरांद के पास जो भी आदि मानव रहते थे उनका घर कैसा होता था, गोल होता था। और घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं जो काले, नीले और लाल धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूं, धान, मसूर के साक्ष्य एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। इस तरह नवपाषाण युगीन मानव कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गांवों को बसाकर रहने लगा।
खाद्य संग्राहक मानव अनाज उत्पादक बन गए और गुफा के स्थान पर अब मानव क्या है, अस्थायी घर बना करके रहने लगे। इस युग के लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया। लोगों के मरने के बाद उसका मृतक संस्कार भी होने लगा और कुल मिलाकर इस युग के लोगों का जीवन जो है वो अस्थायी और सभ्य बना। यानी कि नवपाषाण काल आते आते जो मानव का जो जीवन है वो क्या बन गया, अस्थायी बन गया और सभ्य बन गया। और लोगों ने गुफाओं को छोड़ करके अपनी झोपड़ियां बना करके गाँवों में रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।